चाय का इतिहास बहुत लंबा और दिलचस्प है। ये सब कई हजार साल पहले शुरू हुआ था। चाय का पौधा सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में उगा था। इस बड़े रीजन में चाइना, म्यांमार और इंडिया के कुछ हिस्से आते हैं। कहानियों में चाइना के एम्परर शेनोंग के बारे में बताया जाता है। कहते हैं कि उन्होंने लगभग 2737 बीसी में चाय की खोज की थी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जब पत्तियां उनके गर्म पानी में गिर गई। शुरू में लोग चाय को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन जगहों पर जंगली चाय के पेड़ आम थे। चाय का शुरुआती इस्तेमाल ज्यादातर चाइना में होता था। सदियों तक इसे एक मेडिसिनल ड्रिंक माना जाता था। लोगों का मानना था कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। धीरे धीरे ये दवा से रोजाना पीने वाला बेवरेज बन गया। लोगों को इसका यूनिक टेस्ट पसंद आने लगा। उन्हें इसकी रिफ्रेशिंग और स्फूर्तिदायक क्वालिटीज भी अच्छी लगी। बुद्धिस्ट मंक्स अक्सर चाय पीते थे। इससे उन्हें लंबे मेडिटेशन के दौरान जागे रहने और अलर्ट रहने में मदद मिलती थी। जैसे जैसे समय बीता, चाय पीने का कल्चर पूरे चाइना में फैल गया। गैप 2S। कई पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने अपनी रचनाओं में चाय का जिक्र किया। चाय ज्यादा समय तक सिर्फ चाइना में नहीं रही। इसकी पॉपुलैरिटी ने इसे पूरे एशिया में पहुंचाया। बुद्धिस्ट मंक्स ने इसे फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वे चाय के बीज और चाय की खेती का ज्ञान अपने साथ ले गए। वे चाय को जापान में 9वीं सदी की शुरुआत में ले गए। चाय जल्दी ही जापानीज कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गई। मशहूर जापानीज टी सेरेमनी चानुई इसी से डेवलप हुई। चाय कोरिया तक भी पहुंची और ये दूसरे पड़ोसी एशियन देशों में भी गई। हर कल्चर ने चाय को अपने खास तरीके से अपनाया, जिससे यूनिक ट्रेडिशंस बनी। आखिरकार चाय यूरोप के तटों तक पहुंची। पोर्चुगीज प्रीस्ट्स और ट्रेडर्स जो ईस्ट में रहते थे, वो पहले लोगों में से थे। उन्होंने 16वीं सदी में चाय देखी और इसकी कहानियां वापस लाए। फिर 17वीं सदी की शुरुआत में डच ट्रेडर्स ने चाय इंपोर्ट करना शुरू किया। ये यूरोप में एक रेयर और एक्सपेंसिव लग्जरी चीज के तौर पर आई। पहले तो सिर्फ बहुत अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। चाय रॉयल्टी और ऊंचे तबके के लोगों का ड्रिंक थी। कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, एक पोर्चुगीज प्रिंसेस, ने इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II से शादी की। उन्होंने 16वीं सदी के 60 के दशक में इंग्लिश कोर्ट में चाय को फैशनेबल बनाने में मदद की। इंडिया का भी चाय से पुराना नाता है। चाय के पौधे की वैरायटी जिसे कहते हैं, वो इंडिया की ही है। ये देश के नॉर्थ ईस्ट में असम रीजन में जंगली तौर पर उगती थी। असम की कई लोकल ट्राइब्स इन जंगली चाय की पत्तियों के बारे में जानती थीं। वो ब्रिटिश के आने से बहुत पहले सदियों से इनका इस्तेमाल करते थे। वो इन्हें ड्रिंक्स के लिए ब्रू करते थे और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, असम की सिंगफो ट्राइब में ब्रू की हुई चाय पीने की ट्रेडिशन थी। वो चाय की पत्तियों का अचार भी खाते थे। ब्रिटिश ने इंडिया की टी इंडस्ट्री को डेवलप करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाया। उन्हें चाय बहुत पसंद थी। वो चाइना के बाहर चाय के नए सोर्सेज ढूंढना चाहते थे। ये चाइना का चाय के ट्रेड पर मोनोपोली तोड़ने के लिए था। 1820 के दशक में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक स्कॉटिश एडवेंचरर को असम के देसी चाय के पौधे मिले। उसने एक सिंगफो चीफ से इनके बारे में जाना। उसके भाई चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस ने बाद में इन फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। ब्रिटिश ने फिर असम में बड़े बड़े टी प्लांटेशंस लगाने शुरू कर दिए। इससे इंडिया में कमर्शियल टी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इंडिया में चाय उगाने वाले कई फेमस रीजन्स हैं। असम इंडिया का सबसे बड़ा चाय उगाने वाला एरिया है। ये अपनी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और मल्टी ब्लैक टीज के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग चाय हिमालयाज की तलहटी में उगाई जाती है। इन चायों को उनकी डेलिकेट फ्लोरल अरोमा के लिए बहुत पसंद किया जाता है। इन्हें अक्सर चायों की चैंपेन कहते हैं। नीलगिरी टी सदर्न इंडिया के ब्लू माउंटेन से आती है। ये फ्रेग्रेंट और ब्यूटीफुली ब्रिस्क होने के लिए जानी जाती है। ये रीजन्स इंडिया के टी प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ऐसी चाय उगाते हैं जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। कई दूसरे देश भी मेजर टी प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना, जो चाय का ओरिजिनल होम है, आज भी टॉप प्रोड्यूसर है। ये ग्रीन, उलोंग, ब्लैक और व्हाइट समेत इनक्रेडिबल वैरायटी की चाय ऑफर करता है। श्रीलंका, जिसे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, अपनी हाई क्वालिटी ब्लैक टीज के लिए फेमस है। केन्या अफ्रीका का एक लीडिंग टी प्रोड्यूसर है। ये पार्टिकुलरली अपनी स्ट्रॉन्ग, ब्राइट सीटीसी, क्रश, टियर, कर्ल, ब्लैक टीज के लिए वेल नोन है। जापान सेंचा और मैचा जैसी एक्सेलेंट ग्रीन टीज प्रोड्यूस करने पर फोकस करता है। वियतनाम का भी चाय की कल्टीवेशन का लंबा इतिहास है
और वो डाइवर्स टाइप्स की चाय प्रोड्यूस करता है। ताजी चाय की पत्ती से आपके कप में चाय तक का सफर कई केयरफुल स्टेप्स से गुजरता है। इस प्रोसेस को टी प्रोसेसिंग कहते हैं। पहला स्टेप है प्लकिंग। स्किल्ड वर्कर्स सिर्फ सबसे नई पत्तियां और बड्स तोड़ते हैं। यह अक्सर हाथ से किया जाता है। प्लकिंग के बाद पत्तियों को विदर किया जाता है। इसका मतलब है उन्हें फैला दिया जाता है ताकि कुछ मॉइस्चर निकल जाए। इससे वो सॉफ्ट और प्लायबल हो जाती है। रोलिंग अगला स्टेप है। पत्तियों को ट्विस्ट और रोल किया जाता है ताकि उनकी सेल वॉल्स टूट जाए। इससे एंजाइम्स निकलते हैं जो अगले स्टेज ऑक्सीडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली फायरिंग या ड्राइंग में हीट का इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन को रोका जाता है। इससे मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो जाता है, जिससे चाय स्टोरेज के लिए स्टेबल हो जाती है। ग्रीन टी को उसके फ्रेश टेस्ट और लाइट कलर के लिए पसंद किया जाता है। इसमें मिनिमल ऑक्सीडेशन होता है। इससे उसका नेचुरल ग्रीन कैरेक्टर प्रिजर्व रहता है। ग्रीन टी बनाने का की है ऑक्सीडेशन को जल्दी रोकना। थोड़ी देर विदरिंग के फौरन बाद पत्तियों को हीट किया जाता है। यह हीट ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देती है। इस हीटिंग स्टेप के दो मेन मेथड्स हैं। गैप 2S जापान में पत्तियां अक्सर स्टीम की जाती है। चाइना में पैन फायरिंग ज्यादा कॉमन है। दोनों मेथड से ऐसी टीज बनती है जिनमें डिस्टिंक्ट अक्सर ग्रासी या वेजिटल नोट्स होते हैं। पॉपुलर ग्रीन टीज में जापानीज सेंचा और चाइनीज लॉन्गजिंग, ड्रैगन वेल शामिल है। ब्लैक टी कई वेस्टर्न देशों में सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाने वाली चाय है। ये अपने रोबस्ट फ्लेवर और डार्क एम्बर कलर के लिए जानी जाती है। ब्लैक टी फुली ऑक्सीडाइज्ड होती है। इसका मतलब है पत्तियों में एंजाइम्स को ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने दिया जाता है। विदरिंग और रोलिंग के बाद पत्तियों को फैला दिया जाता है। उन्हें कूल ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कई घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान वो ग्रीन से कॉपरी ब्राउन हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस चाय की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और मॉल्टी फ्लेवर्स डेवलप करता है। फाइनली पत्तियों को फायर करके ऑक्सीडेशन रोका जाता है। असम, सिलोन और इंग्लिश ब्रेकफास्ट ब्लेंड्स कॉमन ब्लैक टीज हैं। उलोंग टी फ्लेवर्स की एक फैसिनेटिंग दुनिया ऑफर करती है। ये ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच में आती है। उलोंग टी पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होती है। ऑक्सीडेशन का लेवल बहुत वेरी कर सकता है। ये 10% से लेकर 80% तक हो सकता है। इस वाइड रेंज की वजह से उलोंग टीज में इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी मिलती है। कुछ उलोंग्स लाइट, फ्लोरल और ग्रीन टी जैसी होती है। दूसरी डार्क, रोस्टेड और ब्लैक टी के ज्यादा करीब होती है। उलोंग टी की प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें अक्सर रिपीटेड रोलिंग और शॉर्ट पीरियड्स का ऑक्सीडेशन शामिल होता है। यही स्किल इसका यूनिक कैरेक्टर बनाती है। चाय में कैफीन होता है, जो एक नेचुरल स्टिमुलेंट है। बहुत से लोग चाय को उसके जेंटल एनर्जाइजिंग इफेक्ट के लिए पीते हैं। चाय में कैफीन की अमाउंट जनरली कॉफी से कम होती है। कैफीन अलर्टनेस बढ़ाने और मेंटल फोकस इंप्रूव करने में मदद करता है। इससे आपको कम टायर्ड फील हो सकता है। एक्चुअल कैफीन कंटेंट वेरी कर सकता है। यह चाय के प्लांट के टाइप जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यह इस पर भी डिपेंड करता है कि चाय कैसे प्रोसेस और ब्रू की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यंगर पत्तियों में अक्सर ज्यादा कैफीन होता है। ज्यादा देर तक ब्रूइंग करने से भी आपके कप में ज्यादा कैफीन एक्सट्रैक्ट हो सकता है। टैनिन्स चाय में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड्स हैं। ये पॉलीफेनॉल्स नाम के एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रीन टी में मेन टैनिन्स कैटेकिन्स होते हैं, जैसे EGCG। जब चाय को ऑक्सीडाइज करके ब्लैक टी बनाई जाती है तो ये कैटेकिन्स चेंज हो जाते हैं। वो थियोफ्लाविन्स और थियोरुबिकिन्स बनाते हैं। टैनिन्स चाय के टेस्ट और कलर में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एस्ट्रिंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो वो स्लाइटली बिटर, मुंह सुखाने वाला सेंसेशन होता है। कई टैनिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में माना जाता है कि उनके वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वो बॉडी को डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। L-theanine एक यूनिक एमिनो एसिड है, गैप 2S। ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली चाय के पौधे में पाया जाता है। ये एक टाइप के मशरूम में भी प्रेजेंट होता है। L-theanine माइंड पर अपने काल्मिंग इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है। ये ड्राउजीनेस लाए बिना रिलैक्सेशन प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। इंटरेस्टिंगली, L-theanine मेंटल फोकस और अलर्टनेस भी एनहांस कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये कैफीन के साथ सिनर्जी में काम करता है। टुगेदर
वो काम, फोकस्ड अलर्टनेस की स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। यही एक रीजन है कि चाय स्टिमुलेटिंग और सूदिंग दोनों फील हो सकती है। L-theanine कुछ चायों के सेवरी या उमामी टेस्ट में भी कंट्रीब्यूट करता है। चाय सिर्फ एक सिंपल बेवरेज से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया भर की कई सोसाइटीज में डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है। जरा इलैबोरेट जापानीज टी सेरेमनी के बारे में सोचिए, जो एक स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक रिचुअल है। ब्रिटिश आफ्टरनून टी की ट्रेडिशन को कंसिडर कीजिए, जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। कई कल्चर्स में चाय ऑफर करना हॉस्पिटैलिटी और फ्रेंडशिप का जेस्चर है। ये लोगों को साथ लाती है और कॉन्वर्सेशन फैसिलिटेट करती है। टुडे चाय पाने के बाद ग्लोबली दूसरा सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला ड्रिंक है। इसके एंशिएंट ओरिजिन से लेकर ग्लोब के हर कोने तक का इसका जर्नी एक रिमार्केबल स्टोरी है। ये स्टोरी हर दिन अनफोल्ड हो रही है।